हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मेंटर सीनियर युवराज। मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्रिया शायर का एक और लेक्चर। तो जैसा कि यार हमारी जो है धातु की सीरीज चल रही हैं और पिछले लेक्चर में हमने अस्थि धातु के बारे में बात की है, तो आज इस लेक्चर में हम उससे अगली धातु यानी कि मज्जा धातु के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो हमारा लेक्चर रहेगा ये पूरा NCSM सिलेबस बेस्ड रहेगा। इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो इस लेक्चर में हम जो मज्जा धातु है, वो मज्जा शब्द किस तरह बना है, उसकी निरुक्ति निष्पत्ति किस तरह है, वह सब जानेंगे। साथ साथ मज्जा कितने प्रकार की होती है, मज्जा हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होती है, मज्जा के गुण क्या हैं, मज्जा हमारे शरीर में क्या क्या कार्य ऐसा करती है, और मज्जा का प्रमाण हमारे शरीर में कितना होता है, यानी कि कितनी क्वांटिटी में मज्जा हमारे शरीर में पाई जाती है। साथ ही साथ हम मज्जा व स्रोतस की भी बात करेंगे। मज्जा धातु की उत्पत्ति कैसे होती है हमारे शरीर में, मज्जा धातु जो है वो बनती किस तरह है, मज्जा धातु की जो सारता होती है, यानी कि मज्जा सार जो पुरुष है जिसके अंदर की मज्जा धातु सार अवस्था में पाई जाती है, उसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं हम वो भी जानने वाले हैं। साथ ही साथ कफ, पित्त, रक्त और मज्जा, इन चारों में आखिर क्या संबंध है, इन चारों में कोई संबंध है भी या नहीं, अगर है तो क्या संबंध है, ये हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ में मज्जा धातु की क्षय या वृद्धि के क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो चलिए यार शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मज्जा धातु को मज्जा धातु ही क्यों बोला जाता है। मज्जा धातु की जो मज्जा शब्द है इसकी निष्पत्ति क्या है। तो मज्जा धातु की निष्पत्ति है मज्जति अस्थिषु इति मज्जा। हलायुध कोश के अनुसार कि जो अस्थियों के भीतर, जो अस्थियों के भीतर रहती है, अस्थियों के भीतर निमग्न रहती है, यानी कि अस्थियों के भीतर रहती है, उसे मज्जा कहते हैं। यानी कि जो हमारी अस्थि धातु है उसके अंदर जो सी धातु रहती है, उसको जो पूर्ण करती है, उसको जो भर के रखती है, वो मज्जा धातु कहलाती है। अब हम बात करते हैं मज्जा के स्वरूप, स्थान और भेद की। यानी कि मज्जा धातु एक तो होती कैसी है, फिर वो होती कहाँ पर है, और वो कितने टाइप की होती है। हालांकि आप देखोगे तो मज्जा धातु के जो भेद की हम बात करेंगे ना, तो वो बृहत्त्रयी में कहीं मज्जा धातु के स्पेसिफिक भेद नहीं बताए हैं, लेकिन हम आचार्य प्रियव्रत शर्मा के अनुसार मज्जा धातु के भेदों की भी बात करते हुए चलेंगे, क्योंकि मॉडर्न में क्या है, मज्जा दो प्रकार की होती है, तो उससे ही रिलेट करते हुए मज्जा धातु को आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मज्जा के स्वरूप, स्थान और भेद की। तो आचार्य प्रियव्रत शर्मा के अनुसार मज्जा जो है वो अस्थि मध्य में स्थित स्नेह द्रव्य है। यानी कि जो हमारी बोन है, जो हमारी अस्थियां हैं, उसके अंदर, उसके बीच में जो स्थित जो स्नेह द्रव्य होता है वो मज्जा होती है। और मेद के समान होने पर भी कर्म और रचना की दृष्टि से ये पृथक धातु माना गया है। हालांकि ये है मेद के जैसा ही, लेकिन चूंकि इसके कर्म अलग हैं, ये है अलग जगह पे, ये अस्थियों के बीच में है, इसीलिए इसको एक अलग धातु बोल दिया गया है। यह मज्जा दो प्रकार का होता है, पीत और रक्त। पीत, अब सर कहोगे पीत क्या होता है, तो पीत का संस्कृत में मतलब होता है पीला, यानी कि येलो, और रक्त का मतलब होता है रेड, यानी कि जो हमारा लाल रंग होता है। तो पीत और रक्त दो प्रकार की यहाँ पर मज्जा बताई, यानी कि पीत यानी कि पीले रंग की मज्जा, रक्त यानी कि लाल रंग की मज्जा। अब कुछ क्लिक कर रहा है आपके यहाँ, आपने मॉडर्न में जब पढ़ा होगा बोन मैरो के बारे में, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि एक येलो बोन मैरो होती है, एक रेड बोन मैरो होती है। वही सेम चीज बता रहे हैं कि पीत मज्जा होती है और रक्त मज्जा होती है। अब ये होती कहाँ पे, इसका स्थान कहाँ है, तो उसके स्थान के बारे में बता रहे हैं कि जो मज्जा है वो बड़ी नलिकास्थियों के भीतर विशेषतः पीत मज्जा होती है। यानी कि जो बड़ी जो बोन्स हैं उनके अंदर की जो मेडुलरी कैविटी है उसके अंदर पीत मज्जा मिलती है, यानी कि येलो बोन मैरो देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें मेद के कण अधिक होते हैं। जो मेद धातु है वो इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि फैट इसमें एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है। रक्त मज्जा अस्थियों के प्रांत भाग यानी कि पर्व में विशेषता होती है। अब कहोगे सर ये अस्थि का प्रांत भाग कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कोई बोन है, ठीक है, ये अपन ने इसको थोड़ा सही से ड्रॉ कर देते हैं, ये अपनी कोई बोन है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई जिसकी मेडुलरी कैविटी, ठीक है, लेकिन इसका ये होता है प्रांत भाग। ये जो इसका प्रांत भाग है ना, जो बिल्कुल उसका एंड रीजन है, जो एंड पार्ट है, तो ये जो एंड रीजन है ना, यहाँ पे विशेष तौर पे रक्त मज्जा होती है। और इधर जो होती है ये तो हो गई रक्त मज्जा, इधर थोड़ा रेड कलर में बना देते हैं। और यहाँ होती है पीत मज्जा, जो बड़ी नलकास्थियाँ होती हैं, जो लॉन्ग मेड्यूलरी कैविटीज होती हैं, मेजरली उनके अंदर येलो बोन मैरो यानी कि पीत मज्जा देखने को मिलती है। और जो इनके
एंड पार्ट्स होते हैं, या फिर हम बात करने की जो छोटी बोन्स होती हैं, छोटी अस्थियां होती हैं, उनके अंदर रक्त मज्जा देखने को मिलती है। और अस्थियों के प्रांत भाग यानी कि पर्व में विशेषता होती है तथा इनमें रक्त के कणों एवं श्वेत रक्त कणों का निर्माण होता है। यानी कि इसमें तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन होती है। जो हमने इरिथ्रोपोइसिस पढ़ा था, तो जो इरिथ्रोपोइसिस की पूरी प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है? बोन मैरो में तो हो रही है। तो इतनी इंपॉर्टेंस है मज्जा की। अब हम पीत और रक्त मज्जा की अलग अलग बात कर लेते हैं कि भाई येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो आखिर होती क्या है, इनमें फर्क क्या है। तो देखो, पीत मज्जा जो होती है ना, ये नलकास्थियों की यानी कि जो हमारी जो बोन्स हैं, जो लॉन्ग बोन्स हैं, उनकी मेडुलरी कैविटी में पाई जाती है तथा इसमें रक्त कण नहीं होते, तो इसकी वजह से लाल रंग की नहीं होती। परंतु अत्यायिक अवस्था में, इमरजेंसी में, रक्त मज्जा में परिवर्तित हो लाल रक्त कणों का निर्माण करती है। क्योंकि जो येलो बोन मैरो है वो इरिथ्रोपोइसिस में पार्ट नहीं लेती, ये हम सब जानते हैं। जो येलो बोन मैरो है वो ब्लड सेल्स नहीं बनाती। लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशन हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, आरटी हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, इंजरी हो जाए, तो जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी येलो बोन मैरो है ये भी रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, और इसमें भी जो ब्लड सेल्स हैं हमारे वो बनने शुरू हो जाते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी है। अब हम बात करते हैं रक्त मज्जा या फिर सरक्त मेद की। रक्त मज्जा को क्या बोलते हैं? सरक्त मेद भी बोलते हैं, क्योंकि भाई है तो ये मेद ही एक तरह का, लेकिन बस ये रक्त धातु से मतलब रक्त वर्ण का हो गया, इसलिए इसे सरक्त मेद बोल दिया रक्त मज्जा को। रेड मैरो इसे बोला जाता है। यहाँ लाल रक्त कण विभिन्न अवस्था में पाए जाते हैं। गर्भावस्था में शरीर की सभी अस्थियों में रक्त मज्जा ही रहती है। इंट्रायूट्राइन जब लाइफ होती है तो हमारी सभी बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो ही होती है। लेकिन फिर जो जो हमारी डेवलपमेंट होती है बॉडी की, तो वहाँ पर जो बड़ी बोन्स हैं उनके अंदर फिर येलो बोन मैरो होना शुरू हो जाती है, और जो छोटी बोन्स होती हैं उनके अंदर हमारी रेड बोन मैरो रह जाती है। तो जो आयु की वृद्धि होने पर ऊर्ध्व संधि एवं बाह्य संधि के ऊर्ध्व प्रांत कपाल एवं वक्ष की अस्थियों केशरुक एवं श्रोणी अस्थि में ही पाई जाती है। यानी कि हमारी जो हमारी सिर की जो बोन्स हैं, या फिर जो हमारी जो वक्ष की अस्थियां हैं यानी कि हमारी रिब्स वगैरह हैं, तो इनके अंदर मेनली रेड बोन मैरो लास्ट में आके बचती है। मेनली सभी जो बड़ी बोन्स हैं उनके अंदर सिर्फ येलो बोन मैरो ही देखने को मिलती है। ठीक है। अब आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं? आचार्य सुश्रुत इसका स्थान बताते हुए कहते हैं मज्जा का कि महत्सु मज्जा भवती, यानी कि महत जो अस्थियां हैं, महत यानी कि बड़ी, यानी कि जितनी भी बड़ी अस्थियां हैं, स्थूल अस्थियां हैं, उसमें विशेष रूप से मज्जा देखने को मिलती हैं। स्थूलास्थि विशेषेण मज्जा तो अभ्यंतर आश्रित, यानी कि स्थूल अस्थियों में विशेष रूप से मज्जा रहती है। तो मज्जा धातु का स्थान क्या है? मज्जा धातु का स्थान है अस्थियां, अस्थियों के अंदर रहती है। और सुश्रुत के अनुसार महत यानी कि बड़ी अस्थियों के अंदर स्पेशली रहती है। होती कितने टाइप की हैं? तो पीत मज्जा होती है और रक्त मज्जा होती है। तो यार ये तो हमने बात कर ली इसके स्वरूप, स्थान और भेद की। अब मैं आपको एक बार ब्रीफ है ना आपको दिखा देता हूँ कि मज्जा दिखती कैसी है। तो देखो पहले इसका स्थान देख लेते हैं कि भाई ये तो हो गई बोन हमारी, यानी कि हो गई हमारी अस्थि। ठीक है ना, ये हमारी हो गई अस्थि धातु। अब अस्थि धातु के बीच में ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसको थोड़ा मैं कोई और कलर सेलेक्ट करता हूँ। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये खोखला हिस्सा होता है, ये खाली हिस्सा होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो मज्जा धातु है वो रहती है, यहाँ पे मज्जा रहती है। तो अब देखो आपको अच्छे से देख के समझ आ रहा है कि भाई जो बोन्स हैं, बोन के अंदर जो खोखला हिस्सा होता है उसके अंदर मज्जा भरी हुई होती है। अब हम हमारी बोन लें, ह्यूमन बोन लें, उसको काट दें, ऐसे काट के और फिर ऐसे क्रॉस सेक्शन देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपको ना क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ह्यूमन बोन मैरो का। अब मुझे यार यही फोटो मिली ह्यूमन बोन मैरो की इंटरनेट से, इससे अच्छी कोई फोटो थी नहीं, मैं आपको और दिखाता। तो ये देखो, ये जो है ना, ये हिस्सा मान लो, ये जो हिस्सा है, ये इतना हिस्सा जो है, ये तो हो गई हमारी बोन। ठीक है ना, इतनी तो है हमारी बोन। और इसके अलावा जो हम इसके अंदर ये जो देख पा रहे हैं ना, ये एक रेड रेड सा पार्ट है, इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं, येलो कलर। तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना, इसके अंदर भरा हुआ है जो, तो ये होती है जी बोन मैरो। इसके अंदर जो नलिकाएं हैं, जो खाली जो खोखली जो इसके अंदर जगह होती है बोन्स के अंदर, हमारी अस्थियों के अंदर, तो वहाँ पे जो बोन मैरो है वो भरी हुई होती है। ठीक है ना, तो ये होती है हमारी मज्जा। अब मज्जा समझ गए हम
कि कहाँ होती है, कैसी होती है और कितने टाइप्स की होती है। और सुश्रुत ने तो कहा है कि बड़ी अस्थियों के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन ये मज्जा होती कितनी है? मज्जा चलो हमने देख लिया सभी अस्थियों के अंदर है, लेकिन होती कितनी है? तो इसका प्रमाण आचार्य देते हुए कहते हैं कि मज्जा का प्रमाण है जी 1 अंजलि, यानी कि 1 अंजलि इसकी क्वांटिटी है। यानी कि 1 अंजलि हमारे हाथ के अंदर जितना, मतलब दोनों हाथों को जोड़ेंगे तो जो हिस्सा बनेगा वो 1 अंजलि कहलाता है। तो इतनी मज्जा देखने को मिलती है। हालांकि आचार्य चरक 1 अंजलि को एक कुड़व से डिनोट करते हैं। तो अब इसके गुण की बात करते हैं। मज्जा के हैं गुण क्या क्या हैं, किन गुणों के कारण हमारे शरीर में अलग अलग कार्य को संपादित करती है। तो मज्जा का प्रमुख गुण है स्निग्धता, जो इसका मेन जो प्रधान गुण है। प्रधान गुण और प्रधान कार्य या कर्म में कंफ्यूज मत होना, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं। अभी हम प्रधान गुण की बात कर रहे हैं। प्रधान गुण है इसका स्निग्धता, यानी कि चिकनाहट बना के रखती है शरीर में ओइलिएशन का काम करती है, ल्यूब्रिकेशन का कार्य करती है। तो इसलिए इसके अंदर क्या है? स्निग्धता है, चिकनाहट है। तो इसका एक गुण क्या है? चिकनाहट इसका गुण है, स्निग्धता इसका गुण है। पेपर में चिकनाहट मत लिख के आना, पेपर में लिखना है स्निग्धता। जो आपकी संस्कृत की टर्मिनोलॉजीज हैं उन्हीं का ही आप एग्जाम में यूज करें तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मज्जा अस्थि का शुद्ध स्नेह भाग है और इसे 4 महास्नेह में से एक महास्नेह भी माना गया है। 4 महास्नेह आपने पढ़े होंगे। 4 महास्नेह कौन कौन से होते हैं? घृत, तेल, वसा और मज्जा, यानी कि 4 स्नेह होते हैं। इनका हम भोजन इत्यादि में भी प्रयोग करते हैं, औषधि में भी प्रयोग करते हैं आयुर्वेद अनुसार। तो उन 4 महास्नेहों में भी मज्जा को माना गया है। तो 4 महास्नेह कौन कौन से होते हैं भाई, मैं आपको लिख देता हूँ। 4 महास्नेह तो ये होते हैं जी घृत, तेल, वसा और मज्जा। तो ये 4 महास्नेह होते हैं और उसमें आप देखोगे सबसे नीचे मज्जा के बारे में बताया गया है, यानी कि मज्जा को भी एक महास्नेह आचार्यों ने माना है। क्यों महास्नेह में क्यों है? क्योंकि इसके अंदर स्निग्धता का गुण मेजरली पाया जाता है। इसके अन्य गुण की बात करते हैं तो ये सौम्य होती है। सौम्य यानी कि जल महाभूत प्रधान होती है मज्जा धातु। तो यार ये तो थे इसके कुछ गुण। अब हम आगे चलते हैं, हम इनके कर्म की बात करते हैं। तो हमने जब इसके गुणों की बात की थी तो इसका प्रधान गुण जो था वो तो था स्निग्धता, लेकिन इसका प्रधान कर्म क्या है? तो हमने वो श्लोक याद किया था ना, आई होप कि आपको याद हो कि प्रीणनम जीवनम लेपह स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातूनाम श्रेष्ठम कर्म कर्मास्मृतम। ये श्लोक सभी धातुओं के श्रेष्ठ कर्मों के बारे में बताता है। इस श्लोक के अनुसार जो मज्जा धातु है उसका प्रमुख कर्म है पूरण, यानी कि पूर्ण करना। अब ये पूरण क्या होता है सर? तो पूरण होता है कि किसी भी चीज को भरना। अब हमारी जो अस्थियां हैं, जो हमारी बोन्स हैं, वो तो खोखली हैं, उसके अंदर तो जगह है, खाली स्पेस है। तो ये क्या करती हैं? उसको पूर्ण करती हैं, उसको पूरित करती हैं, उसको भरती हैं। इसीलिए इसका जो प्रमुख कर्म है वो अस्थियों का पूर्ण करना है। यानी कि अस्थियों का पूर्ण अर्थात अस्थियों की मज्जा गुहा यानी कि मैरो कैविटी को भरना, जिससे कि अस्थियां बलवान होती हैं। इसके अन्य कार्यों की बात करते हैं तो हमें पता है कि भाई उत्तरोत्तर धातु का पोषण होता है। तो मज्जा से जो अगली धातु है यानी कि शुक्र धातु है उसका पोषण कौन करता है? मज्जा धातु करती है। यानी कि उत्तर धातु शुक्र धातु का पोषण मज्जा करती है। साथ ही साथ में जो धातु मल है, नेत्र, पुरीष तथा त्वचा का जो स्नेह भाग है, खासतौर पर जो त्वचा का जो स्नेह भाग है, इसका पोषण मज्जा धातु करती है। अपनी उपधातु का पोषण मज्जा धातु करती है, जो कि शारंगधर ने मानी है इसकी उपधातु, अन्य आचार्यों ने इसकी उपधातु नहीं मानी है। तो केश, हालांकि आप देखोगे तो केश इत्यादि जो थे वो हमने अस्थि के मलों में भी पढ़े थे, लेकिन शारंगधर कहते हैं कि केश जो है वो मज्जा की उपधातु है। तो जो अब आचार्य ने बोला है तो हमें मानना पड़ेगा। तो जो मज्जा की उपधातु है उसका पोषण भी मज्जा ही करती है, केश का पोषण भी मज्जा करती है। साथ ही साथ क्या करती है? शरीर को बल प्रदान करती है और शरीर को प्रसन्न रखती है, प्रसन्नता रखती है, यानी कि शरीर को एक वेल मेंटेन्ड हैप्पी स्टेट में रखती है। तो ये सभी हैं यार मज्जा धातु के सभी कर्म, जो कार्य हैं जो हमारे शरीर में मज्जा धातु करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है पूरण। आपको याद रखना है, पूरण को जरूर लिख के आना है, स्टार मार्क करके आपको वहां लिख के आना है कि भाई अस्थियों का प्रमुख या प्रधान कर्म जो है वो पूरण है, जरूर लिख के आना ही है। अब हम कुछ अन्य कर्मों की बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने क्या कहा? मज्जा विशेष तो स्थानाम च बलकृत स्नेहने हितः।
ये चरक सूत्र 13 का है। अभी आपको याद नहीं है, हालांकि आप आने वाले सालों में इसको याद करने वाले हो जब चरक सूत्र का अध्याय 13वां पढ़ोगे, लेकिन अभी से कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो क्या आचार्य चरक कहते हैं कि मज्जा विशेष रूप से अस्थियों में रहती है, नो डाउट। अस्थियों में रह के क्या करती है? बलकृत यानी कि सर्व शरीर का स्नेहन करती हुई शर को बलयुक्त बनाती है। बलकृत स्नेह निहित यानी कि मज्जा अस्थियों के अंदर रहती हुई शरीर में बल और स्नेहन यानी कि स्नेहन का कार्य करती है, लुब्रिकेशन और इलिएशन का कार्य करती है। तो प्रधान कर्म क्या है? पूरण, यानी कि अस्थियों का पूर्ण करती है। साथ ही साथ क्या कर रही है? शरीर में स्नेहन कर रही है और शरीर में बल उत्पन्न कर रही है, लेकिन रह कहाँ रही है? अस्थियों में रह रही है। अब आचार्य वाग्भट क्या कह रहे हैं? आचार्य वाग्भट कहते हैं स्नेह बलास्थि पूर्ण शुक्र पुष्टिभिमज्जा, यानी कि स्नेहन का कार्य कर रही है शरीर में, ठीक है, नो डाउट। बल प्रदान कर रही है शरीर में, सेम बात आ गई। अस्थियों का पूर्ण कर रही है, जो कि इसका प्रमुख कार्य है। पुष्टिभिमज्जा यानी शुक्र पुष्टिभिमज्जा, यानी कि जो शुक्र धातु है इससे अगली धातु जो है उसकी पुष्टि भी तो मज्जा धातु ही कर रही है। तो ये सब थे यार मज्जा धातु के कर्म, क्योंकि हमारे शरीर में मज्जा धातु रहती हुई करती है। अब हम बात करते हैं एक बार मज्जा वह स्रोतस की, कि भाई मज्जा वह स्रोतस यानी कि मज्जा धातु का वहन जिस स्रोतस में होता है, जहाँ मज्जा धातु का वहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, मज्जा धातु के लिए जो पोषक रस आता है उसका जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है वहाँ पे मज्जा वह स्रोतस, ठीक है। अब इसके मूल क्या बताए हैं आचार्य चरक ने? तो मज्जा वह स्रोतस के बारे में आचार्य चरक कहते हैं कि मज्जावहानाम स्रोतसाम अस्थिनी मूलम संध्यश्च, यानी कि दो मूल आचार्य चरक बता रहे हैं। अस्थिनी यानी कि अस्थि, यानी कि जो हमारी बोन्स हैं, अस्थियां, साथ ही साथ में संधियां यानी कि हमारे जो जॉइंट्स हैं, जो बोन के जॉइंट्स हैं, तो ये दो मूल होते हैं मज्जावह स्रोतस के। तो क्या क्या हो गए? हमारी बोन्स हो गई, हमारी अस्थि हो गई और हमारे संधियां हो गई यानी कि जॉइंट्स। तो अस्थि और संधियां दो इन्होंने मेन मूल माने हैं। आचार्य चरक के अनुसार मज्जा स्रोतस का मूल अस्थि और संधियां हैं, अर्थात मज्जा स्रोतस का उद्गम स्थान अस्थियां और संधियां हैं। आचार्य सुश्रुत ने मज्जा वह स्रोतस का वर्णन नहीं किया है, सिर्फ आचार्य चरक ने ही मज्जा स्रोतस के बारे में बताया है। अब हम बात करते हैं मज्जा की उपधातु और मल की भी एक बार में। तो आचार्य चरक और सुश्रुत ने मज्जा की उपधातु नहीं बताई है। आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों कहते हैं कि मज्जा की कोई उपधातु नहीं होती, लेकिन शारंगधर यहाँ कमाल कर रहे हैं। शारंगधर कह रहे हैं कि भाई मज्जा की उपधातु होती है और वो केश है और रोम है। हालांकि अन्य आचार्यों ने केश और रोम को अस्थि धातु में मल के रूप में गिना था, यहाँ पे मज्जा की उपधातु गिन ली है आचार्य शारंगधर ने केश और रोम। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मज्जा हमारे शरीर में बनती कैसे है, उत्पन्न कैसे होती है। तो एक तो हमें कंसेप्ट पता ही है यार, उत्तरोत्तर धातु उत्पत्ति होती है, रस से रक्त, फिर रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र बनता है, ठीक है। तो हमने पिछली धातु अस्थि पढ़ी थी, तो अस्थि से अब बनेगी मज्जा। तो वही है, आचार्य चरक ने भी कहा है अस्थनौ मज्जा। सुश्रुत भी कह रहे हैं कि मेदो अस्थि ततो मज्जा, यानी कि अस्थि धातु से ही मज्जा धातु बनती है। एक तो हो गया। अब बनती कैसे है इसके बारे में आचार्य चरक श्लोक देते हुए कहते हैं कि करोति तत्र शोशिर्यम स्थनाम मध्ये समीर्णः मेदस्तानि पूर्यन्ते स्नेहो मज्जा ततः स्मृत। तो आचार्य चरक बता रहे हैं कि जो वायु होती है ना, जो वात है, जो वायु है, वो अस्थियों के मध्य में शोषिर्य उत्पन्न करती है, यानी कि खोखलापन उत्पन्न करती है। कौन करती है? समीरण। समीरण यानी कि वायु जो है, समीर यानी कि वायु को बोला जाता है। तो वायु क्या है कि अस्थियों के मध्य में खोखलापन उत्पन्न करती है, सुषिरता उत्पन्न करती है, और जिसमें कि क्या है फिर मेदस्तानि पूर्यन्ते, यानी कि मेद धातु जो है उसका पूर्ण करती है, मेद धातु उसके अंदर आ जाती है। जो मेद का जो स्नेह भाग है, मेद का जो स्नेह भाग है वो उनको पूरित कर देता है, और उसी को क्या कहते हैं? मज्जा कहते हैं। हिंदी में भी यही लिखा है कि वायु अस्थियों के मध्य में सुषिरता उत्पन्न करती है, यानी खोखलापन उत्पन्न करती है, जो कि मेदो धातु के स्नेह भाग से भर जाता है, और यह मज्जा नाम से जाना जाता है। तो हमने जान लिया भाई मज्जा धातु कैसे बनती है। तो भाई अस्थि धातु से मज्जा धातु बनती है। कैसे बनती है कि भाई वायु जो होती है वो अस्थि धातु को खोखला कर देती है, उसके अंदर सुषिरता उत्पन्न करती है, और फिर उसके अंदर जो है मेद धातु का स्नेह भाग आकर उसको पूर्ण करता है, उसको भर देता है, और यही मज्जा नाम से कहलाता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में मज्जा धातु उत्पन्न होती है। अब जिस व्यक्ति के अंदर ये मज्जा धातु जो है अपनी प्योर स्टेट में रहती है, बैलेंस स्टेट में रहती है, सार अवस्था में रहती है, तो उस पुरुष में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं।
तो आचार्य चरक विमान स्थान में कह रहे हैं कि मृदु अंगा, यानी कि उस व्यक्ति के जो अंग हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो बॉडी है वो मृदु होगी, यानी कि सॉफ्ट होगी, डेलिकेट बॉडी होगी। बलवंतः, यानी कि अंग मृदु हैं लेकिन बलवंतः, यानी कि बलवान होगा वो व्यक्ति। स्निग्ध वर्ण स्वरा, यानी कि उसके जो वर्ण है और जो स्वर है वो स्निग्ध होंगे, यानी कि सुनने में उसकी जो आवाज़ होगी वो बड़ी अच्छी होगी। उसका जो कॉम्प्लेक्शन होगा वो देखने में थोड़ा सा हल्का सा ऑयली मिलेगा आपको। स्थूल दीर्घ वृत्त संध्यश्च, यानी कि उसकी जितनी भी संधियाँ होंगी वो स्थूल होंगी, बड़ी होंगी, दीर्घ होंगी, लंबी लंबी होंगी। वृत्त यानी कि गोलाकार होंगी। तो भाई जब मज्जा है वो अस्थियों के अंदर है, और खासतौर पे जो अस्थियों का जो एंड पार्ट था, जो प्रांत भाग था वही है, और जो प्रांत भाग है वही तो जॉइंट्स बनाने में मेजरली रोल अपना अदा कर रहा है। तो यानी कि जो संधियां होंगी वो विशेष तौर पर बड़ी बड़ी होंगी, ठीक है, वृत्ताकार होंगी, दीर्घ होंगी। तो वही सब यहाँ बताया है मज्जासार है, यानी कि मज्जासार पुरुष के लक्षण है। अब उसके कुछ और लक्षण बताए हैं, ये तो फिजिकल लक्षण थे ना, अब उसके कुछ उसके नेचर से रिलेटेड लक्षण है कि वो कैसा होगा व्यक्ति। तो कह रहे हैं कि ते दीर्घायुषः, यानी कि वो दीर्घायु वाला होगा, लंबी उम्र जीने वाला होगा। बलवंतः, यानी कि बलवान व्यक्ति होगा। श्रुत, श्रुत क्या होता है भाई? श्रुत होता है कि जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो, जो ज्ञान से युक्त हो, जिसने गुरु के मुख से ज्ञान को सुना हो, तो ज्ञान से युक्त होगा, श्रुत होगा। वित्त, यानी कि वित्त से युक्त होगा, धन से युक्त होगा। विज्ञान, विज्ञान यानी कि विशिष्ट ज्ञान, किसी की चीज का विशिष्ट ज्ञान से युक्त होगा। अपत्य, अपत्य क्या होता है भाई? अपत्य का अर्थ होता है संतान या फिर पुत्र। जहां भी आपको अपत्य शब्द लिखा मिल जाए आयुर्वेद में, तो आपको जानना है कि यहाँ पे संतान या पुत्र की बात हो रही है। तो अपत्य से यानी कि संतान से युक्त होगा। सम्मान भाजश्च, यानी कि सम्मान को प्राप्त करने वाला होगा, यानी कि उसकी इज्जत वगैरह जो है समाज में पूरी होगी। तो ये मज्जासार पुरुष के लक्षण आचार्य चरक ने बताए हैं कि मज्जासार पुरुष मृदु अंग वाले होंगे, बलवान होंगे, स्निग्ध स्वर वर्ण वाले होंगे, शरीर की संधियां जो है मोटी बड़ी और गोलाकार होंगी। इस प्रकार की सारता वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है, बलशाली होता है, श्रुत यानी कि ज्ञान से युक्त होता है, धन विज्ञान एवं पुत्र से संपन्न तथा सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे चाहे सुश्रुत क्या कह रहे हैं। तो चाहे सुश्रुत कहते हैं अकृशम, यानी कि वो व्यक्ति कृश नहीं होगा, यानी कि पतला नहीं होगा। उत्तम बलम, उत्तम बल से युक्त होगा। स्निग्ध गंभीर स्वरम, उसका जो स्वर होगा वो स्निग्ध होगा और गंभीर होगा, हैवी वॉइस होगी, लेकिन फिर भी एक मतलब स्निग्ध होगी, सुनने में अच्छी रहेगी। सौभाग्योपपन्नम, यानी कि वो सौभाग्यशाली होगा, सौभाग्य से युक्त होगा। महानेत्रम, महानेत्रम यानी कि जो उसके नेत्र होंगे, जिसकी आईज होंगी थोड़ी बड़ी बड़ी होंगी, महानेत्रों वाला होगा, बड़े नेत्रों वाला वो मज्जासार पुरुष होगा। तो मज्जासार पुरुष के हमने आचार्य चरक के अनुसार लक्षण देख लिए, आचार्य सुश्रुत के अनुसार लक्षण देख लिए। अब हम आगे चलते हैं, अब एक खास टॉपिक की बात करते हैं कि कफ, पित्त, रक्त और मज्जा में क्या संबंध है। अब इनके बीच में हम एक रिलेशन बनाते हुए चलेंगे ताकि आपको समझ आए कि भाई अगर मज्जा धातु में कोई दुष्टि है या फिर कफ, पित्त, रक्त इत्यादि में कोई दुष्टि है, तो आप किस प्रकार अपने कंसेप्ट बिल्ड करते हुए चिकित्सा की प्लानिंग कर सकते हैं, चिकित्सा योजना, आहार योजना, औषध योजना इत्यादि कर सकते हैं। तो देखो आचार्य चरक है ना, सूत्र स्थान अध्याय 13 में मज्जा के बारे में बताते हैं, मज्जा स्नेह के बारे में बताते हैं। जो 4 महास्नेह थे ना उसमें मज्जा भी थी, तो मज्जा के गुण बताते हैं कि मज्जा हमारे शरीर में क्या क्या करती है। तो वहाँ है कि बल, शुक्र, रस, श्लेष्म, मेधो, मज्ज विवर्धन, यानी कि मज्जा का सेवन करने से बल, शुक्र, रस, श्लेष्मा यानी कि कफ और मेद और फिर मज्जा, इन सब की वृद्धि होती है। अभी हम मज्जा क्यों लिख दिया? तो मज्जा से लिख दिया क्योंकि सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है। मज्जा खाने से मज्जा की तो डायरेक्ट वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ में बल, शुक्र, रस, श्लेष्मा और मेद की भी वृद्धि होती है। तो अब देखो श्लेष्मा, हम कफ की बात कर रहे थे, तो भाई मज्जा डायरेक्टली कफ की भी वृद्धि कर रहा है। विशेष तो स्थानाम च बलकृत स्नेह नहीं था, भाई अस्थियों में बल भी है उत्पन्न करता है। तो यानी कि मज्जा विशेष रूप से अस्थियों में रहते हुए शरीर को बलवान बनाती है, स्नेहन करती है। बल, शुक्र, रस, श्लेष्मा और मेद का विवर्धन करती है। इस प्रकार मज्जा अन्य के साथ कफ की वृद्धि करता है। देखो कफ की वृद्धि कर रहा है ना, यानी कि हमें एक दोष का पता लग गया कि भाई मज्जा जो है वो कफ की वृद्धि करता है। और खास तौर पे आपको एक चीज और याद दिला दूं, आश्रय भाव में तो मज्जा में कफ भी रहता है, तो मज्जा बढ़ेगी तो कफ तो अपने आप ही बढ़ेगा आश्रय भाव के अनुसार।
तो इस प्रकार मज्जा और कफ समान कर्मों को करते हैं, एक की वृद्धि से दूसरी की वृद्धि तथा एक के क्षय से दूसरे का क्षय हो जाता है। यही मज्जा और कफ में संबंध है। यानी कि मज्जा और कफ का संबंध हमें पता लग गया कि भाई अगर कफ घटेगा तो मज्जा घटेगी, मज्जा घटेगी तो कफ घटेगा, अगर मज्जा बढ़ेगी तो कफ बढ़ेगा। दोनों में से कोई एक भी घट जाए या बढ़ जाए तो दूसरे में भी सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब देखो यहाँ देखो रस, यहाँ रस लिखा है ना, तो मज्जा क्या करती है, रस की भी वृद्धि करती है। अब रस आपने देखा होगा, रस का स्थान है हृदय। रस जो है हृदय में रहता है, हमने पढ़ा था ना, व्यानो हृदय स्थित कृत्सिन्देहचारी माजव, तो व्यान वायु भी हृदय में रहती है, रस भी हृदय में रहता है। और व्यान वायु क्या करती है कि रस को और रक्त को दोनों को एक साथ लेती है और पूरे शरीर में संचरण करवाती है, ठीक है ना। तो जब रस की वृद्धि होती है तो रस के साथ साथ वहां रक्त भी है, तो रस की वृद्धि होने के कारण स्वभावतः रक्त की भी वृद्धि हो जाती है। तो यानी कि जब मज्जा बढ़ी तो उसने क्या किया कि भाई रस बढ़ाया, और रस जब बढ़ गया तो रक्त की वृद्धि हो गई, यानी कि मज्जा की वृद्धि होने से रक्त की वृद्धि भी देखने को मिलती है। हालांकि मॉडर्न के हिसाब से हम देखेंगे तो मज्जा से ही तो रक्त बन रहा है, जो इरेथ्रोपोइसिस की प्रोसेस हो रही है वो मज्जा धातु से ही हो रही है, तो हम वहां से भी कोरिलेट कर सकते हैं। और एक कोरिलेशन ये है कि मज्जा धातु के बढ़ने से जो रस धातु है वो बढ़ी, और रस धातु के साथ साथ स्वाभाविक रूप से रक्त भी बढ़ गया। तो यहाँ क्या हुआ कि मज्जा और हमने रक्त में भी संबंध देख लिया, ठीक है। अब मज्जा और पित्त का संबंध बचा, तो यहाँ भी एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे। देखो जब मज्जा जो है रक्त को बढ़ा रही है, अब हमने आश्राशी भाव पढ़ा था तो क्या था, पित्तम तु स्वेद रक्त हो, यानी कि पित्त कहाँ रहता है, स्वेद और रक्त में रहता है, यानी कि दोनों में आश्राशी भाव का संबंध है। तो रक्त बढ़ेगा तो पित्त भी बढ़ जाएगा अपने आप, रक्त के बढ़ने से पित्त भी बढ़ेगा, तो मज्जा बढ़ेगी तो कफ भी बढ़ेगा, रक्त भी बढ़ेगा और पित्त भी बढ़ेगा। ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। अब देखो मज्जा रस की भी वृद्धि करता है, अर्थात रस और रक्त एक साथ रहने के कारण रस की वृद्धि का प्रभाव रक्त पर तुरंत ही पड़ता है। रस का कार्य पोषक सामग्री को सर्व शरीर में पहुंचाना है। इस प्रकार रस में उपस्थित रक्त के वर्धक अंश रक्त को जल्दी प्राप्त होने के कारण रस धातु रक्त का जल्द ही वर्धन करता है, अर्थात मज्जा से रस की वृद्धि तथा रस वृद्धि से रक्त के पोषक तत्व रक्त में मिलकर सर्वप्रथम रक्त की वृद्धि भी करते हैं। वही बात मैंने आपको बताई कि मज्जा बढ़ेगा तो रस बढ़ेगा, रस बढ़ेगा तो रक्त बढ़ेगा, यानी कि मज्जा के बढ़ने से रक्त साफ साफ बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम थोड़ा और देखते हैं कि भाई पित्त के जो गुण थे ना, हमने पढ़े थे, पित्त के गुण में एक गुण था कि पित्त जो था वो स्नेह से युक्त था। सस्नेहमूषणम तीक्ष्णम द्रवमलम सरम कटु, आपको श्लोक याद हो तो वेरी इजली आपको याद आ जाएगा। तो देखो पित्त का एक गुण था स्नेह था, सस्नेहम था, यानी कि स्नेह से युक्त था पित्त। अब जो मज्जा होती है उसका भी तो प्रमुख गुण स्नेह है, तो यानी कि सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है। तो यानी कि जब मज्जा बढ़ेगी तो पित्त का गुण स्नेह भी बढ़ेगा, यानी कि पित्त में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। और अभी हमने बात की थी कि भाई मज्जा से रस बढ़ रहा था, रस से रक्त बढ़ रहा था और रक्त से पित्त भी बढ़ रहा था आश्राशी भाव से। तो वही बात यहाँ है कि पित्त के गुण में सभी आचार्यों ने सस्नेहम, यानी कि पित्त दोष स्नेह युक्त होने के कारण यह शरीर को स्नेह युक्त या स्निग्ध करता है। इसी प्रकार मज्जा भी शरीर का स्नेहन करता है। इस प्रकार पित्त और मज्जा ये दोनों ही शरीर का स्नेहन करने के कारण एक दूसरे से संबंधित माने जाते हैं। जबकि आधुनिक विज्ञान में युवावस्था में रक्त का निर्माण ऊष्मा की उपस्थिति में मज्जा में होता है। इस प्रकार बोन मैरो में पित्त की ऊष्मा से रक्त का निर्माण होता है। तो वही बात बताई है कि भाई पित्त का गुण भी स्नेह है, मज्जा का गुण भी स्नेह है, तो सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, तो मज्जा के बढ़ने से पित्त की भी वृद्धि होती है। तो मज्जा अगर बढ़ रही है या घट रही है तो कफ भी बढ़ घट रहा है, पित्त भी बढ़ घट रहा है और रक्त भी बढ़ घट रहा है। और रस धातु के कारण भी ये रक्त भी घटता और बढ़ता है, हमने ये जाना। इसके अतिरिक्त कफ और मज्जा धातु के मध्य में आश्रय आश्रय भाव भी होता है। भाई अब कफ कहाँ रह रहा था, मज्जा में रह रहा था, दोनों में आश्रय भाव का संबंध है। कोई एक भी बढ़ जाएगा तो दूसरा बढ़ेगा, कोई एक भी घट जाएगा तो दूसरा घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार कफ व मज्जा में परस्पर संबंध होता है। अब सुश्रुत के टीकाकार डलहन के अनुसार छठवीं कला पित्त धरा कला होती है, जो छठी कला मानी गई है। आप कला शारीर जब आप उसमें पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, रचना शारीर में आप पढ़ेंगे कला शारीर, तो वहाँ आप छठी पित्त धरा कला के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे ही दूसरा नाम क्या है इसका, मज्जा धरा कला। तो क्योंकि मज्जा और पित्त में परस्पर संबंध है, जो हमने संबंध अभी पढ़ा, तो इस
इस प्रकार मज्जा धातु का संबंध कफ व पित्त से माना जा सकता है। तो हमने क्या क्या जाना भाई, मज्जा का कफ से क्या संबंध है, मज्जा का पित्त से क्या संबंध है और मज्जा का रक्त से क्या संबंध है। इन सभी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मज्जा बढ़ेगी तो इन सबको भी बढ़ाएगी, ये सब बढ़ेंगे तो मज्जा को भी बढ़ाएंगे, मज्जा घटेगी तो ये सब घटेंगे और ये सब घटेंगे तो मज्जा भी घटेगी। तो ये सभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि मज्जा अगर शरीर में कम या ज़्यादा हो तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम मज्जा क्षय को लेते हुए चलेंगे कि मज्जा हमारे शरीर में अगर घट जाए, जो उसका नॉर्मल बैलेंस स्टेट है, जो साम्यावस्था है, उससे कम हो जाए मज्जा, तो क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो देखिए आचार्य सुश्रुत क्या कह रहे हैं कि मज्जा क्षय अल्प शुक्रता पर्व भेदो स्थिनिस्थोदो अस्थि शून्यता च, यानी कि मज्जा के क्षय होने पर अल्प शुक्रता यानी कि शुक्र की अल्पता हो जाती है। अब हमने ये जाना था कि उत्तरोत्तर धातु निर्माण होता है, तो मज्जा धातु से आगे क्या बनेगा, शुक्र बनेगा। लेकिन अब मज्जा ही कम हो गई, मज्जा ही घट गई, तो शुक्र तो अपने आप कम हो जाएगा। तो क्या है, शुक्र अल्पता यानी कि शुक्र जो है वो अल्प अवस्था में चल जाएगा, उसका जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। पर्व भेदो यानी कि जो पर्व हैं, जो अस्थियों के जो पर्व हैं, जो छोटी छोटी संधियां हैं, उनमें पीड़ा होगी। अस्थि निस्थोदो यानी कि अस्थियों में तोद होगा। अब तोद क्या था, मैंने आपको बताया है कि प्रिकिंग पेन को तोद कहते हैं, सुई चुभोने वाली पीड़ा को तोद कहा जाता है। तो यानी कि अस्थियों के अंदर सुई चुभाने जैसी पीड़ा होगी। साथ ही साथ क्या होगा, अस्थि शून्यता च, अस्थियों में शून्यता महसूस होगी, यानी कि अस्थियां खाली खाली लगेंगी, हल्की हल्की अस्थियां लगेंगी। तो क्या क्या लक्षण बताए, अल्प शुक्रता, पर्व भेद, अस्थि निस्तोद, अस्थि शून्यता। हिंदी में भी यही लिखा है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार मज्जा क्षय से शुक्र की अल्पता होती है, अस्थि पर्व में पीड़ा होती है, अस्थि धातु में तोद होता है तथा अस्थियों में शून्यता यानी कि खालीपन प्रतीत होता है। ये सब हैं मज्जा क्षय के लक्षण। शुक्र धातु मज्जा के एक उत्तर धातु होने के कारण मज्जा क्षय होने पर शुक्र की भी कमी हो जाती है तथा अस्थि मध्य में स्थित मज्जा की कमी से अस्थि तोद पर्व भेद तथा अस्थि शून्यता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये तो था जी आचार्य सुश्रुत के अनुसार। अब हम देखते हैं आचार्य चरक के अनुसार, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है, ध्यान से सुनो। शीर्यन्तैव चास्थिनी दुर्बलानि लघुनि च प्रततं वात रोगिणी क्षीणे मज्जनि देहिनाम। इसको आप मार्क कर लो, प्रततं वात रोगिणी बहुत बार पूछा जाता है, खास तौर पे जो ये पीजी वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एमसीक्यूज में जो आते हैं, जो एएमओ के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें तो बार बार पूछते हैं ये प्रततं वात रोगिणी, ठीक है ना। अब इसको भी क्लियर करते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या है कि मज्जा का जब शरीर में क्षय हो जाता है ना, तो देखो शीर्यन्तैव चास्थिनी यानी कि ऐसा लगता है कि अस्थियों में शरण हो रहा है, अस्थियां जो है क्षीर्ण हो रही हैं। मतलब सर समझ नहीं आया, तो अस्थियां जो हैं वो कट कट के गिर रही हैं, अस्थियां जो हैं वो कम हो रही हैं, ऐसा महसूस होता है व्यक्ति को। अस्थियों में काटने जैसी पीड़ा होती है, तो अस्थियों में क्षीण की यानी कि शरण की पीड़ा होती है। दुर्बलानि लघुनि च यानी कि शरीर में जो अस्थियां हैं वो दुर्बल हो जाती हैं, उनमें कुछ स्ट्रेंथ नहीं रहती। साथ में क्या है, लघुनि च अस्थियां लघु भी हो जाती हैं। भाई अस्थियों के अंदर मज्जा भरा हुआ है, ठीक है, अब वो मज्जा जो है वो कम हो गया, वो घट गया, तो अस्थियां क्या, एक तो हल्की हो जाएंगी, भाई अंदर का मामला तो कम हो गया, अब अस्थियां हल्की हो जाएंगी, दुर्बल हो जाएंगी साथ ही साथ, और ऐसा लगेगा कि भाई अस्थियों में शरण हो रहा है, अस्थियों में कुछ घट गया है, अस्थियां कुछ कट गई हैं, कुछ कम हो गई हैं, ऐसा महसूस होगा। साथ में प्रततं वात रोगिणी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो कि मज्जा क्षय में क्या होता है, प्रततं वात रोगिणी यानी कि मज्जा क्षय हो जाने पर वो व्यक्ति वात रोग से पीड़ित रहता है, उसको वात के रोग लगे रहते हैं। तो मज्जा क्षय होने पर वात रोगी व्यक्ति हो जाता है। क्षीणे मज्जनि देहिनाम, किसके लक्षण हैं, मज्जा के क्षीण होने के, मज्जा के कम होने के लक्षण ये बताए गए हैं। तो हमने मज्जा के कम होने के लक्षण पढ़े कि भाई शुक्र कम हो जाता है, अस्थियों में पीड़ा होती है, कौन सी पीड़ा होती है, प्रिकिंग पेन वाली तोद होता है, संधियों में पीड़ा होती है, अस्थियों में शून्यता आ जाती है, अस्थियां दुर्बल लघु हो जाती हैं। साथ ही साथ में व्यक्ति हमेशा प्रततम यानी कि सदा ही जब तक मज्जा का क्षय है तब तक वह वात रोग से पीड़ित रहता है। यही बात यहाँ लिखी है कि आचार्य चरक के अनुसार मज्जा का शरीर में क्षय होने पर अस्थियां कटकर गिर जा रही हैं, ऐसा अनुभव होता है। बताया ना, शरण, अस्थियां दुर्बल तथा लघु हो जाती हैं तथा ऐसा व्यक्ति सदैव वात रक्त से पीड़ित रहते हैं, यानी कि इन व्यक्तियों को वात रोग लगे ही रहेंगे जिसकी मज्जा में क्षय हो जाता है। अब हम एक और देखते हैं कि भाई आचार्य वाग्भट क्या कह रहे हैं। तो आचार्य वाग्भट कहते हैं अस्थना मज्जनी शोशिर्यम ब्रह्मस्तिमिर्दर्शनम,
यानी कि जब मज्जा का क्षय हो जाता है तो शोषिर्य उत्पन्न होता है, यानी कि खोखलापन उत्पन्न होता है अस्थियों में। अब अस्थियां थी, जैसे मान लो ये अस्थि थी, ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे मज्जा भरी हुई थी, ठीक है ना, अब ये मज्जा चली गई, मज्जा कम हो गई, तो अब यहाँ पे तो खोखलापन आ जाएगा ना, तो वही है शोषिर्य, यानी कि अस्थियों में खोखलापन आ जाता है, शुष्रता उत्पन्न होती है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये लाइन भी आपको याद रखनी चाहिए, भ्रमस्तिमिर दर्शनम, यानी कि भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम यानी कि क्या है, भ्रम का मतलब होता है चक्कर आना, यहाँ पे लिख देता हूं, भ्रम का मतलब है चक्कर आना, ठीक है ना, तो भ्रम उत्पन्न होता है, चक्कर आते हैं। साथ ही साथ में तिमिर दर्शन, तिमिर दर्शन, तिमिर क्या होता है भाई, तिमिर होता है अंधेरा, होता है ना अंधेरा का तो तिमिर होता है अंधेरा, यानी कि डार्कनेस। तिमिर दर्शनम यानी कि, तिमिर दर्शनम यानी कि अंधेरे के दर्शन होते हैं, यानी कि अंधेरा दिखाई देता है। अब कैसे समझोगे भी, आंखों के आगे ना अंधेरा आ जाता है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, किसमें आता है, मज्जा के क्षय होने में। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं भाई तो कमजोर हो गया है, तो कमजोर हो गया, अब कमजोरी के कारण इसकी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, तो कमजोरी में क्या हो रहा है, मज्जा का क्षय हो रहा है, मज्जा का क्षय हो रहा है तो क्या है, भ्रमस्तिमिर दर्शनम, तिमिर का दर्शन हो रहा है, उसको चक्कर भी आ जाते हैं, साथ ही साथ में आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। और हमने बात की थी कि भाई लघुनीचा दुर्बलानीचा, यानी कि अस्थियां दुर्बल भी महसूस उसको होती हैं, साथ में लघुता भी लगती है, ऐसा लगता है अस्थियां जो हैं वो हल्की हो गई हैं, शरीर जो है वो हल्का हो गया है, तो आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा, शरीर हल्का सा लगने लगेगा, साथ ही साथ में क्या है, भ्रम होगा, यानी कि चक्कर भी आने लग जाएंगे। किसके लक्षण है, मज्जाशय के लक्षण है। तो इसके ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए कि कोई ऐसा वैद्य है जिसको इन सब चीज़ों की जानकारी है, अच्छा पढ़ा लिखा वैद्य है, तो उससे कंसल्टेशन आपको लेना चाहिए। तो ये मज्जाशय के लक्षण है भाई, आपको जो है अस्थियों में लघुता आ जाएगी, भ्रमस्तिमिर दर्शन होगा, साथ में वो व्यक्ति सदैव वात रोग से पीड़ित रहेगा। तो कुछ मेन आपको याद होने चाहिए, आप लिख के आएंगे, श्लोक डालेंगे तो यार बेस्ट है, श्लोक डालेंगे तो बेस्ट है, आपका कोई मुकाबला नहीं है एग्जाम में, मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये तो था यार कि मज्जा क्षय होने पर, मज्जा घट जाने पे क्या क्या लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि मज्जा अगर शरीर में बढ़ जाए, जो उसका नॉर्मल, जो उसका सम्यक अमाउंट है, जो उसकी सम्यक अवस्था है, उससे मज्जा बढ़ गई, तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो देखो आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं कि मज्जा सर्वांग नेत्र गौरवम च, इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें थोड़ा थोड़ा ही है, अपने को आराम से याद होएगा, ठीक है। तो देखो सर्वांग नेत्र गौरवम च, यानी कि जब मज्जा बढ़ गई, अब हड्डियां तो हैं, अस्थियां जो है खोखली हैं, अब उसके अंदर मज्जा भरी हुई है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो मज्जा जब बहुत ज़्यादा उसके अंदर बढ़ गई तो भाई अस्थियों में तो वजन आ गया ना, तो अब अस्थियां क्या है, पूरे शरीर में है, तो इससे क्या होगा, सर्वांग नेत्र गौरवम, यानी कि पूरे शरीर में भारीपन लगने लगेगा, नेत्रों में भारीपन लगने लगेगा। तो यानी कि सर्वांग शरीर में तथा नेत्रों में गुरुता यानी कि भारीपन उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण होता है, मज्जा के कारण होता है। अब भाई आप कुछ लोग सोचते हैं भाई नेत्र गौरव आचार्य ने क्यों बोला, तो देखो इसको है ना आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो जो चीज़ हड्डियों के बीच में है, जो उसको भर रही है, वो मज्जा है, ठीक है। अब हमारा मस्तिष्क जो है ना, ये भी एक मज्जा ही है। जो हमारा मस्तिष्क है, जिसको कि हम अपना ब्रेन बोलते हैं, तो ह्यूमन ब्रेन भी कुछ नहीं है, एक मज्जा ही है ये भी एक तरह का। क्यों, अस्थियों के बीच में है, अस्थियों का पूर्ण कर रही है, जो हमारी क्रेनियल कैविटी है इसका पूर्ण करती है, तो यानी कि ये भी एक मज्जा है, ठीक है। अब मज्जा की वृद्धि हो रही है तो जो इंटरक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ेगा, अब वो बढ़ेगा तो जो हमारी जो ऑर्बिट्स हैं इस पर प्रेशर लगेगा, तो हमारी आंखें थोड़ी सी ना प्रेशर में आएंगी, तो उससे क्या है कि आंखों में भी भारीपन महसूस होता है। तो मज्जा सर्वांग नेत्र गौरवम च, कि भाई सभी अंगों में तो गौरव होगा ही होगा, क्योंकि भाई मज्जा बढ़ रही है, तो भाई अस्थियों के अंदर जो है मज्जा थी वो यानी अस्थि में भारीपन आ रहा है, तो सर्वांग नेत्र गौरवम, और नेत्रों में भी गौरव होगा। तो ये तो हो गया आचार्य सुश्रुत के अनुसार। अब आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं, तो एक बात तो सेम कह दी कि मज्जा नेत्रांग गौरवम, नेत्रों में और अंगों में गौरव होगा, जो सेम बात कह दी, वो भारीपन आएगा। परवसु स्थूल मूलानी, यानी कि जितने भी पर होंगे, जितनी भी संधियां होंगी, उनके जो मूल हैं जो वो स्थूल हो जाएंगे, यानी कि जो संधियां हैं वो बड़ी बड़ी होंगी। कुर्यात कृच्छान्यनुंची, यानी कि जो अरुंशिकाएं उत्पन्न होंगी, जो कि बड़ी कृच्छ हो, यानी कि कष्ट साध्य होंगी, मुश्किल से ठीक होने वाली होंगी। आप कहोगे सर ये अरुंशिकाएं क्या होती हैं, अरुंशिकाएं कुछ नहीं होती, लाल लाल रंग के, आप यूँ समझिए छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है। आगे आप इसको डिटेल में आने वाली ईयर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ है ना, स्किन पे है ना ऐसे स्पॉट्स हो जाते हैं रेड रेड कलर के, उनको अरुंशिकाएं बोलते हैं, बड़ी मुश्किल से ठीक होते हैं, क्योंकि क्या ना कृच्छ यानी कि कष्ट साध्य हैं। कृच्छ का मतलब होता है मुश्किल, कष्ट से सिद्ध होने वाला, कष्ट से ठीक होने वाला। तो यहाँ पे है कि भाई नेत्र और अंगों में गौरव होगा, और जितनी भी अस्थियां हैं, पर्व हैं, उनमें भाई स्थूलता आ जाएगी, भारीपन आएगा,
साथ ही साथ में कष्ट साध्य और रुचिकाएं उत्पन्न होने लग जाएंगी। तो यार ये तो हमने बात कर ली भाई मज्जा धातु के बारे में। मज्जा धातु का बारे में हमने पूरा ब्रीफ आइडिया ले लिया कि हमारे शरीर में कहाँ होती है, कैसी होती है, किस प्रमाण में होती है, मज्जा की सारता के क्या लक्षण हैं, मज्जा का रक्त के साथ, वात कफ के साथ और पित्त के साथ क्या लक्षण संबंध है। साथ ही साथ हम मज्जा हमारे शरीर में जब वृद्धि या क्षय को प्राप्त होती है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। मज्जा स्रोतस के बारे में भी हमने बात कर ली। तो ये थी हमारी मज्जा धातु जो कि हमारी कंप्लीट हुई। आने वाले लेक्चर में हम इससे अगली धातु यानी कि शुक्र धातु की बात करेंगे। तो यार इसको है ना आप अच्छे से पढ़ें। जो हमने आपको टेक्निकल जो टर्म्स बताई हैं जैसे कि प्रततम वात रोगिणम, इस तरह के जो आपको वर्ड्स बताए हैं ना, ये आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मज्जा धातु का संक्षेप में वर्णन करें 5 नंबर में, मज्जा धातु का विस्तार में वर्णन करें 10 नंबर में। ये भी आ सकता है कि सप्त धातुओं का वर्णन करते हुए प्रत्येक धातु का संक्षेप में वर्णन करें। तो फिर सातों धातु के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा उसमें बताना होगा, धातु किसे कहते हैं वगैरह वगैरह पूरा आ सकता है। लेकिन ये क्या है आपके सेकंड पेपर में है तो अलग अलग धातुएं दी गई हैं, तो एक धातु पे बड़ा क्वेश्चन बन के आ सकता है। वहाँ आपको हर चीज़ आपको बतानी होगी धातु के बारे में है। आप सीधा पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे। सबसे बेस्ट है श्लोक याद करें। एक मतलब ऐसा है कि एक धातु के अंदर कम से कम 1 या 2 श्लोक अगर आप याद कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट है, आपके मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। तो इसी के साथ ये था यार आपकी मज्जा धातु। तो यार इसको लेक्चर को अच्छे से देखो, अपने नोट्स बनाओ, बुक से पढ़ो, अपने कंसेप्ट क्लियर रखो। तो यार ऐसे ही आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।